हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले DSSB PRT एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को 7 persons ABCDEFG sit in a row facing north. F sits third to the right of B. D sits to the immediate left of B. ठीक है, तो इस कंडीशन से हमारी ना 3 केसेस निकल रहे हैं। इसमें ये बता रखा है कि जो एफ है ना, वो बी से राइट पोजीशन पर बैठता है, थर्ड पर। तो केस वन, तो अगर हम बी को यहाँ पर बिठाएंगे तो एफ एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाएगा। और इसी में बता रखा है कि जो डी है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा है बी से, तो यहाँ हम डी को बिठा देंगे। केस टू अगर हम ले, सपोज बी यहाँ पर है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा और इसके लेफ्ट पर आ जाएगा डी। लास्ट केस बनेगा बी अगर यहाँ पर है, तो एफ की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी और डी एक्सट्रीम एंड पर आ जाएगा। करेक्ट। आगे, वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी, डी इज नॉट अ नेबर ऑफ जी। तो एक पर्सन बैठता है बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। और जो डी है ना, इज नॉट अ नेबर ऑफ जी। सो हम यहाँ पर सी को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सी बैठेगा और यहाँ पर सी बैठेगा। अच्छा, आगे ये भी दे रखा है कि ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो फर्स्ट केस तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, हम बिठा ही नहीं पाएंगे। सेकेंड केस में अगर हम ई को यहाँ बिठाएंगे तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा, बट उसके कारण जो जी एफ उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे क्या दे रखा है हमारे को, केस थर्ड में अगर हम ई को यहाँ पर बिठाएं तो लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर ए यहाँ पर बैठेगा और लास्ट जो पोजीशन बची है वहां पर हम जी को बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल डायग्राम बनेगा। स्टेटमेंट्स क्या दे रखी हैं, पहला एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट साइड पर सेकंड से एफ बैठा है, करेक्ट है। डी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठा है एक्सट्रीम पोजीशन पर डी, करेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट है, सूरज वॉक्स 35 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 19 मीटर्स। ओके, तो लेट अस सपोज सूरज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो 35 मीटर जो है साउथ डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 19 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 18 मीटर्स। उसके बाद दोबारा से वो लेफ्ट टर्न लेकर 18 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 21 मीटर्स। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और फिर 21 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 32 मीटर्स। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर 32 मीटर्स गया। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 32 मीटर्स। उसके बाद फाइनली उसने लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद 32 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो हमें बताना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब ईओ के बीच में कितना डिस्टेंस है और ई जो है ओ से किस डायरेक्शन पर है। ओके, तो हमारा फाइनल डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब इसमें ना हमारे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे को इसकी परपेंडिकुलर भी चाहिए होगी और इसकी अपना बेस भी चाहिए होगा, हाइट और वो चाहिए होगी ना, तभी हम ईओ का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ओके, तो पहले हम इसका बेस निकालते हैं। देखो बेस में क्या है, 21 है यहाँ से और 19 है, तो 21 और अगर 19 को जब हम ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, करेक्ट। 40 आ जाएगा। 40 में से हम अगर 32 माइनस कर दें तो ईजी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 40 माइनस 32 करेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो बेस तो कैलकुलेट हमने कर लिया, बेस कितना निकल गया 8 मीटर का। अब हमें हाइट निकालनी है, करेक्ट। हाइट में हम कैसे करेंगे, देखो टोटल हाइट कितनी है, 32 प्लस 18 करेंगे। 32 प्लस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अब 50 में से हम माइनस कर देंगे 35 को, तो हमारी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो 50 माइनस 35 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कर दी। तो ये कैलकुलेट हो जाएगी 15 मीटर। तो हमारी हाइट भी निकल गई, हमारा बेस भी निकल गया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये आएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 225 विच इज इक्वल्स टू 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो 17 मीटर तो डिस्टेंस निकल गया। और डायरेक्शन बताना है, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आएगा हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 17 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ना ये वाला फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, करेक्ट। अब फर्स्ट पार्ट में अगर हम ट्रायंगल्स देखें तो ये आ रहे हैं 1 2 और ये एक बड़ा वाला, तो ये टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 3 हो गए, करेक्ट। ऐसे ही फिर हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, इस वाला पार्ट में। अब इस पार्ट में हमारे टोटल कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, 1 2 3
4 5 6 करेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, ये एक आ रहा है 7, फिर इस तरीके से आ रहा है 8, आगे एक ये बन रहा है 9, एक ये बन रहा है 10, ठीक है, और एक फाइनल बन रहा है इस तरीके से, ये वाला। ये हमारा बन गया टोटल 11 ट्रायंगल्स, ठीक है। ऐसे फिर अगर हम थर्ड पार्ट पर आए, थर्ड पार्ट पे हमारे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये टोटल अभी तक कितने हो गए, 3 + 11 + 4 दैट इज 17, ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट द डायग्राम, अब इसके अलावा जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो हाईलाइटेड है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाएंगे, 17 + 3 विच इज इक्वल टू 20। Since P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table facing the center, T sits third to the right of R. Okay. So यहाँ पे हम दो केसेस बना लेते हैं। सपोज R यहाँ बैठा है तो T यहाँ पर बैठेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर R बैठा तो T यहाँ पर बैठेगा, थर्ड टू द राइट ऑफ R. V sits third to the right of Q. One person sits between P and T. P is not the neighbor of S. Okay. अब वो कह रहे हैं कि वन पर्सन बैठता है बिटवीन T एंड P, बट हमें डायरेक्शन नहीं बता रखा। तो केस 1 में हम रख लेते हैं अगर P यहाँ पर बैठा है, और केस 2 में हम रख लेते हैं कि P यहाँ पर बैठा है। एक तरफ हमने राइट साइड पर बिठा दिया, एक तरफ हमने लेफ्ट साइड पर बिठा दिया T से। आगे क्या दे रखा है, P इज नॉट द नेबर ऑफ S, कि P जो है ना S का नेबर नहीं है। आगे है U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो केस 1 में तो U यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, और केस 2 में जो है U यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि बोल रखे U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो जो पोजीशंस फिक्स हो गई हैं हमने वो मेंशन कर दी। आगे क्या दे रखा है, V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। आगे है, अब हमारे पास दो कंडीशंस बची हुई है ना, एक तो ये है कि P इज नॉट द नेबर ऑफ S एंड V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। सपोज अगर हम केस 2 लें, केस 2 में ना ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि देखो अब हमारे पास सिर्फ ये 3 प्लेसेस खाली बची हैं केस 2 में, ठीक है। और अगर हम Q, V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, सपोज अगर हम यहाँ पे Q को बिठाते हैं तो V यहाँ पे बैठेगा, और फिर S के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचेगी जो कि P के पास होगी, बट S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो ये कंडीशन तो बन नहीं सकती। केस 2 हमारा कैंसिल हो गया, अब हम सिर्फ केस 1 को लेकर चलेंगे। अब केस 1 में अगर हम देखें तो हमारे को Q यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तभी इसके जो है V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, इसकी राइट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पर V बैठेगा और S की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस यहाँ पर है, ठीक है। एस के सेकंड से लेफ्ट पोजीशन पर कौन बैठा है, वो यहाँ पर बैठा है वी, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है, हमें मिसिंग बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। देखो पहली पोजीशन में दे रखा है LT 121, करेक्ट। पहले वाले में दे रखे हैं LT 121, फिर नेक्स्ट है PP 169, नेक्स्ट है TL 289। ओके, तो देखो L+4 करते हैं तो P आ रहा है, P+4 कर रहे हैं तो T आ रहा है। मतलब लॉजिक क्या आ रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैसे निकलेगा, प्रीवियस लेटर में +4 करके, करेक्ट। नेक्स्ट है T, फिर P, T-4 करा P आया, P-4 करा L आया, मतलब जो सेकंड लेटर है उसमें से माइनस करना है हमने 4। और लास्ट में दे रखे हैं 121, 169। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर। मतलब ये प्राइम नंबर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, और प्राइम नंबर की सीरीज स्टार्ट हो रही है तो 23 के बाद जो है 29 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर कर देंगे, तो यह क्या आएगा हमारा 841। अब लास्ट क्या है, बी और डी है ना, B+4 करेंगे F आएगा, D-4 करेंगे Z आएगा, और फिर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 FZ 841। 9AB मिरर इमेज बतानी है बेसिकली, इनमें से हमारे को जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से हमारे को मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। तो अगर जैसे हम मिरर यहाँ पर रख रहे हैं ना AB पर, तो हमारा जो टॉप और बॉटम है वो रिवर्स हो जाएगा, और जैसे ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो वो जब रिवर्स होगा ऊपर जाकर वो सीधा ट्रायंगल हो जाएगा, स्ट्रेट ट्रायंगल, तो वो यहाँ पर इस तरीके से इमेज बनेगी। ओके, तो टॉप और बॉटम इन्वर्स हो जाएंगे, और जैसे अब यहाँ पर है
ये वाला जो डबल लाइन है वो नीचे है ना, अगर जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो डबल लाइन वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा। करेक्ट? तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मेरे को स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ओके, ऑल डी आर टी, नो डी इज एन। तो ऑल डी और टी है और कोई भी डी जो है ना एन नहीं है। ओके, कंक्लूजन है सम एम आर नॉट टी। देखो हमारे को एन और टी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहा कि इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। सम टी आर नॉट एन, ये करेक्ट है क्योंकि सम टी में कौन सा पार्ट आता है, डी आता है। ठीक है, और डी की करेक्ट रिलेशनशिप दे रखी है एन से कि डी, ऑल डी इज नो, नो डी इज एन। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, एल एम एन पी आई एस एन टी। तो एक फैमिली है जिसमें टोटल 7 मेंबर्स है। देर आर 2 मैरिड कपल्स इन दी फैमिली। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, हु इज द डॉटर ऑफ एम। N is the wife of L, S as a sister, L is the only son of P. I is the son of S's only brother. P is the father of T. M is the spouse of P. Okay. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे को सिस्टर इन लॉ वाली रिलेशन दे रखी है, दे रखे है कि N इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। N जो है ना वो सिस्टर इन लॉ है S की। हु इज द डॉटर ऑफ M, जो कि डॉटर है M की। N इज द वाइफ ऑफ L, M इज द स्पाउस ऑफ P। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एस और एन को बिठाते हैं। एस और एन जो है ना सेम जनरेशन में आएंगे और इन दोनों का जेंडर भी हमें कंफर्म है कि ये दोनों फीमेल्स हैं। फीमेल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, मतलब ये जो है ना एन वो एस की सिस्टर इन लॉ है, तो जाहिर सी बात है ये एस के ब्रदर की वाइफ होगी। और एन, ठीक है ना, और ये भी दे रखा है हु इज द डॉटर ऑफ एम। एस जो है ना एम की डॉटर है, तो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं एन और एस सेम जनरेशन में होंगे और एस जो है एम की डॉटर होगी। आगे ये भी दे रखा है कि एन इज दी वाइफ ऑफ एल। वाइफ ऑफ एल, तो एल का जेंडर भी कंफर्म हो गया हमारे को कि ये जो एल है वो मेल है। मेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर से। और एल और एस के बीच में क्या रिलेशन हो गई, एल और एस के बीच में ब्रदर और सिस्टर की रिलेशन हो गई। करेक्ट। कपल्स को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एम इज द स्पाउस ऑफ पी। अच्छा, एम जो थी उसका स्पॉस है पी। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। नेक्स्ट है एल इज द ओनली सन ऑफ पी। एल जो है ओनली सन है, इसके अलावा कोई और इनका बेटा नहीं है। नेक्स्ट एस हैज अ सिस्टर, एल इज द ओनली सन ऑफ पी। तो एस की एक सिस्टर है। ओके, आई इज द सन ऑफ एस एस ओनली ब्रदर। ओनली ब्रदर मतलब एल जो था उसका ब्रदर था और आई उसका बेटा होगा। करेक्ट। पी इज द फादर ऑफ टी। अब यहाँ से हमारे को पी और एम का जेंडर कंफर्म हो गया। पी जो है ना फादर है टी का, तो पी जो है मेल होगा, मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर से और एम को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। और उसने बोला पी इज द फादर ऑफ टी, और टी क्या होगी, सिस्टर होगी एस की। तो इसलिए हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा फाइनल डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 3 स्क्वायर्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।